नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात देश भर में बढ़ती ठंड की करेंगे। उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। तो कोहरे की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में विजिबिलिटी कम हुई है, जिससे कि यातायात प्रभावित हो रहा है। तो मौसम विभाग की माने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली के लिए ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उड़ानों और ट्रेनों में देरी हुई है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा का आज दूसरा दिन है। आज सरकार राज्य के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी और साथ ही वंदे मातरम पर 5 घंटे चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग करने की अपील की है। तो तीसरी खबर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। और चौथी और आखिरी खबर में बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर तोशखाना 2 केस में इमरान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा सुनाने के बाद इमरान के समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो बता दें आपको, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। घना कोहरा, गिरता पारा और शीतलहर ने दिन के रूटीन पर असर डाला है। मौसम विभाग ने कई जगहों में अलर्ट जारी किए हैं। बिहार के पटना जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर अब तेजी से बढ़ रहा है। पहले सर्दी का एहसास सिर्फ रात के समय में था, लेकिन अब दिन में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो एक तरह से दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, लोगों के एक तरह से इस वक्त समस्याएं महसूस हो रही हैं, क्योंकि आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। नोएडा में कड़ाके की ठंड के बीच सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को तो है, तो वो है सड़क पर रात में गुजरने वाले लोगों को। तो ऐसे में जिस तरह से कोहरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, शीतलहर चल रही है, ठंड का प्रकोप ये कहिए कि यहाँ पर लगातार जो है डबल अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, कोहरा इतना ज़्यादा है कि अगर आपको बहुत सुबह बाहर निकलना है, अपने काम से जा रहे हैं, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये कि देर रात तक भी कोहरा छाया रहता है, जिसके चलते आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। और वहीं नोएडा में कड़ाके की ठंड के बीच सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है, तो वो है सड़क पर रात में गुजरने वाले लोगों को। सरकार और प्रशासन रैन बसेरे और अलाव के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन क्या ये दावे जमीनी हकीकत में बदल पा रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे रैन बसेरों का रियलिटी चेक, जहां दावों और हकीकत के बीच बड़ा फासला नजर आया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नोएडा प्राधिकरण का दावा है कि 10 दिसंबर से शहर में 7 स्थानों पर रैन बसेरे और 55 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि इस कड़ाके की ठंड में किसी भी जरूरतमंद को खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े। लेकिन जब हमारी टीम ने इन दावों की हकीकत जानने जमीन पर उतरी, तो तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती दिखी। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 49 रैन बसेरे पर, जिसको नोएडा प्राधिकरण ने तैयार किया गया है। यहाँ आपको दिखा दें, जिसमें मैं अभी कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि क्या है सच्चाई नोएडा अथॉरिटी की। आप देखिए रैन बसेरा यहाँ बना हुआ है, ये लिखा हुआ है सीधा कि रैन बसेरा बरौला सेक्टर 49 नोएडा प्राधिकरण वर्ष अगले 3। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर ताला नज़र आ रहा है। यहाँ पर न तो कोई गार्ड है न कोई और है। और आप देखें जिस तरह से यहाँ पर गेट पर ताला लगा हुआ है, दोनों गेट ताला लगा है, अंदर पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो देखिए जिस तरह से ठंड और ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में रैन बसेरों पर अगर ताला लगेगा तो कैसे लोग यहां पर पहुंचेंगे और ठंड का क्या कुछ हाल है, इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। पंकज राय, अभिषेक पंडित, ऋषभ शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे सबसे पहले पंकज का। पंकज, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यूं कहिए कि पूरा उत्तर भारत जो है वो ठंड की चपेट में इस वक्त दिख रहा है। तो फिलहाल क्या माहौल दिख रहा है, क्योंकि ठिठुरन बढ़ने लगी है और सर्द हवाएं चल रही हैं, और मौसम विभाग इसको लेकर क्या कह रहा है?
जब बिल्कुल देखिए राजधानी दिल्ली में अगर बात किया जाए तो ठंड का असर धीरे धीरे दिखना चालू हो जाया है। जो मौसम विभाग के अनुसार जो है न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से लेकर के अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का संभावना है। लगातार अगर देखा जाए तो कल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो सर्द वाली हवा चली थी उससे कहीं ना कहीं ठंड बढ़ी है। असर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सुबह का वक्त है, लेकिन आप देखिए कि बहुत कम लोग नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए कि सर्दी का मौसम उसके साथ साथ फॉग, तो विजुअलिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत है। जैसा आपने जिक्र किया रोड का, तो रोड पे भी लगातार ट्रैफिक पुलिस हो या दिल्ली सरकार हो, उनकी तरफ से जागरूकता के तौर पे लोगों को बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। इस तरह से बताया जा रहा है कि आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोड पर, हाईवे पर आप वाहन को पार्क ना करें ताकि बड़ी दुर्घटनाओं से बचे। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इंडिकेटर का प्रयोग करिए, आप गाड़ी जो है सुरक्षित तरीके से चलाइए, ताकि क्योंकि स्पीड लिमिट बहुत अहम मायने रखा जाता है कि अगर आपकी स्पीड अधिक है तो घटना हो सकती है। क्योंकि विजुअलिटी कल भी देखा गया कि इंडिया गेट के पास या अक्षरधाम के पास में विजुअलिटी जो है बेहद कम थी, तो आज भी स्थिति हाईवे पे हुई है। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त अपने सहयोगी कहूँगा पीछे का दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि अगर विजुअलिटी देखा जाए तो अभी भी यहाँ लगभग 100 मीटर के बाद अगर आप देखेंगे तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह की विजुअलिटी है, लेकिन बढ़ती सर्द और दिल्ली का प्रदूषण लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल रखा है। लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों के लिए समस्या बनी हुई है। विजुअलिटी कम होने की वजह से लोग जो है यात्रा करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी कम होना कहीं न कहीं बड़ी खतरा को संकेत होता है। तो ऐसे में बिल्कुल पंकज, यानी कि ये बहुत ज्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी सीमित हो गई है, इसलिए कहा भी ये जा रहा है कि अगर आप वाहन चलाएं तो ध्यान से चलाइए, क्योंकि अगर विजिबिलिटी कम हो गई है तो बहुत ज्यादा अंदेशा ये रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए गाजियाबाद से। अभिषेक, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो एनसीआर में फिलहाल किस तरह का मौसम है और मौसम विभाग इस पूरे वातावरण को लेकर क्या कुछ कह रहा है? मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि 200-150 मीटर के बाद से अगर हम देखेंगे तो शायद दिखना बंद हो जाता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बढ़ती ठंड ने जो लोगों को चपेट में लिया है, वो सबसे ज्यादा जो बीमारियों का जो प्रकोप है मौसमी बीमारियों का, उसकी चपेट में जो है लोग काफी ज्यादा आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से अस्पतालों में जो कतार लग रही है, वो मौसम विभाग जो बीमारी है उनके कारण जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और वहीं जो आम जनमानस है उसकी जिंदगी पर ठंड का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लगातार उत्तर प्रदेश में जो मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है, और 48 घंटों का जो मौसम विभाग ने 48 जिलों में अलर्ट किया गया है। आपको बता दें उसमें सारे जिले हैं, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, कानपुर है, नगर है, उन्नाव है, रायबरेली है, अमेठी है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, फर्रुखाबाद है, तो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, मेरठ है। तो जितने भी राज्य है उत्तर प्रदेश के, पिछले 2 दिन की जो ठंड होगी वो काफी ज्यादा ठंड होगी। और जो शीतलहर जो लगातार जो चल रही है, उसे लेकर जो लगातार जो शासन प्रशासन को जो तैयारियां करनी चाहिए थी, वो तैयारियां कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले ठंड होने के बाद जो लगातार अलाव की व्यवस्था की जाती थी, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती थी, कंबलों की व्यवस्था की जाती थी, और जगह जगह पर हर चौराहे पर एक लकड़ियां रखकर आग लगा लोग हाथ सेक सके, उनकी व्यवस्थाएं की जाती थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से शीतलहर की जो ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, मगर अभी तक गाजियाबाद नगर निगम ने अभी तक कोई भी इंतजामात नहीं करते हुए बिल्कुल इंतजामात कम है और ऐसे में लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। ऋषभ शर्मा का हम रुख कर लेते हैं। ऋषभ, देखिए क्योंकि जिस तरह से मौसम में ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, शीतलहर चल रही है, हाड़ कपाने वाली ठंड का आगमन हम कह सकते हैं ये हो गया है। ऐसे में रैन बसेरों की अगर हम बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, क्या व्यवस्था है, क्या अलाव की रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर आप बात करूँ शीतलहर पड़ रही है, आप देख सकते हैं विजुअलिटी, और विजुअलिटी किस तरह की है आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि किस तरह से अगर 100-150 मीटर की दूरी की बात करूँ दिख भी नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। वहीं अगर रैन बसेरों की बात करूँ, नोएडा प्रशासन द्वारा रैन बसेरे बनाए गए उनकी बात करूँ, तो मैंने स्वयं जाकर चेक किया है कि नाम तो है कि नोएडा में 7 रैन बसेरों की बात की जा रही है, लेकिन आपने जब चेक किया, जहाँ जाकर चेक किया है, रात को 11 बजे पहुंचा हूं मैं, तो देखा है वहां पर कि रैन बसेरे में ताला लगा।
बिल्कुल, और ये अपने आप में गंभीर बात है ऋषभ की रैन बसेरों पर ताला था, ठंड आ चुकी है, आखिर ये रैन बसेरे अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं किए गए, लोगों के लिए क्यों नहीं खोले गए, अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रशासन आखिर कहां पर है? क्या प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर्दियों का आगमन हो गया है और अब इन रैन बसेरों की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को? रैन बसेरों की बात करूं, रैन बसेरों जिस तरह से वहाँ कंडीशन देखकर मिली, वही अगर मैं फुटपाथ की बात करूँ, फुटपाथ पे लोग बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई, बराबर बात की मैंने। उनका कहना है कि हमें रैन बसेरों पर रुकने नहीं दिया जाता है। वहीं पर रैन बसेरों में किसी तरह की व्यवस्था नहीं दिखी। अलाव की बात करूँ, कहते हैं कि अलाव हमारे करीब 50 लोग जगह पर लग रहे हैं, लेकिन कहीं भी अलाव मुझे करता वो नहीं आया। और वहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी भी प्रॉपर नहीं दिखी, कहीं पर कोई सिक्योरिटी नहीं दिखी, खाली दिखे वहाँ पर। बिल्कुल, और ऐसे में कहिए कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है, पारा लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज, बहुत जरूरी है कि लोगों को भी अब ये हिदायत दी जा रही है कि वो भी जितना जरूरी हो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीमारियों का डर भी लोगों में बना रहता है। एक तो ठंड और ऊपर से AQI का बढ़ता हुआ लेवल लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। जब बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया जहां लगातार प्रदूषण की मार, तो उसके बाद बढ़ती सर्द, ये कहीं न कहीं लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव डाला है। अगर देखा जाए तो रेलवे, हवाई यातायात या रेल यातायात की बात किया जाए, दोनों प्रभावित हैं। ज़्यादातर फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लगभग 60 से 62 फ्लाइट कभी कैंसिल हुई। रेलवे की बात किया जाए तो रेलवे भी 50 से अधिक ट्रेनें जो हैं 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटे इस तरह की देरी पे चल रही हैं। तो ये कहीं न कहीं लोगों को लगातार परेशान कर रखी है, चाहे दिल्ली के आसपास या दिल्ली में रहने वाले लोग। इस ठंड, बढ़ती ठंड, उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रदूषण कहीं न कहीं लोगों को बहुत प्रभाव डाला हुआ है। लगातार रेलवे प्रशासन की तरफ से या एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से जागरूकता के तौर पर उनको बताया जा रहा है कि अगर आपको यात्रा करना है तो आप घर से निकलने से पहले एक बार अपने ट्रेन या अपने फ्लाइट का स्टेटस जान ले, उसके बाद ही निकले। तो इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहीं न कहीं प्रदूषण, उसके साथ साथ बढ़ती हुई सर्द, ये दिक्कत है। क्योंकि जिस तरह का AQI लेवल अगर देखा जाए तो 400 से ऊपर अभी भी है, जबकि ग्रेप 3 या ग्रेप 4 लगाने के बाद कहीं न कहीं स्थिति नियंत्रण में होती है। लेकिन ये स्थिति अगर देखा जाए तो लगातार 4 से 5 दिन ग्रेप 4 लगाए हुए भी हो गया, लेकिन अभी भी स्थिति वैसी ही पड़ी है जो स्थिति अगर पीछे देखा जाए तो 400-500 AQI अभी भी दिल्ली के। आज सुबह का दिल्ली का कई ऐसा इलाका है, आनंद विहार है, बवाना है, वजीरपुर है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां AQI जो है लेवल 400 से 450 के आसपास दर्ज किया गया। ये एक चुनौती है कि किस तरह से इस प्रदूषण को कम किया जाएगा, किस तरह से दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाएगी। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो अस्पताल परिसर में भी कतारें बढ़ गई है, पेशेंट का तादाद जो 20% थी वो 40% हो चुकी है। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो सरकार के लिए, चाहे दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि इस चुनौती से किस तरह से निपटना है ये सोचना होगा, ये रोड मैप बनाना होगा, प्लानिंग करना होगा कि हमें किस तरह से काम करना है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की क्या गलतियां हैं जो आकर के यहाँ पर प्रदूषण ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से इस प्रदूषण से, किस तरह से इस बढ़ती सर्द से लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि जिस तरह का लगातार, एक तो प्रदूषण से लोग परेशान, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बढ़ती ठंड उनके लिए चिंता का विषय बनी है। लोग जरूरत से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसमें भी उनको आने जाने में अब दुविधा हो रही है, क्योंकि विजुअलिटी कम है, जिससे उनको कहीं अगर जाना है तो उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि इसको लेकर के, प्रदूषण को लेकर के किस तरह से रोड मैप बनाया जाएगा, क्या प्रदूषण से दिल्ली वासियों को कब तक मुक्ति मिलेगी। जिस तरह का AQI लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर के किस तरह से प्लान किया जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से भी कई ऐसे कदम उठाए गए जो कि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों को इससे राहत मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत पे अगर देखा जाए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट की बात हो या 50% कर्मचारियों के साथ ऑफिस, चाहे निजी ऑफिस हो चाहे सरकारी ऑफिस हो, उसको खोलना हो, ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो इसके बाद भी आंकड़ा अभी भी 400, 450 बना है। तो बिल्कुल, और एक ये सवाल चिंता बढ़ा रहा है लोगों की। जाएगा। पंकज, जिस तरह से AQI बढ़ता हुआ दिख रहा है, अभी इसमें कोई राहत नहीं है। अभिषेक, कुछ ऐसा ही हाल हम कहेंगे NCR का भी है, जहां पर लगातार AQI बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं की, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या बहुत ज्यादा पेशेंट सांस संबंधी समस्या या ठंड से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं? जी, लगातार गाजियाबाद में जो पेशेंट है उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिला अस्पताल में जिस तरीके से डॉक्टरों को एक चैलेंज जो मिला हुआ है, वो लगातार वो जूझ रहे हैं उस चीज से, और लगातार वो एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। और लगातार जो जनता है गाजियाबाद या दिल्ली NCR की, लगातार उन्हें जिस तरीके से बचाव के भी
लगातार तरीके बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लेवल की बात करें तो प्रदूषण लेवल भी बरकरार है, और उससे उसके ऊपर दोहरी ठंड ने भी मार जो लगा रखी है, शीतलहर लगातार जारी है, और जिसकी चपेट में लगातार जो गाजियाबाद के जो काफी लोग हैं वो चपेट में आ चुके हैं, और बच्चे जो हैं स्कूल के बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि जब सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं वही लगातार बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर गाजियाबाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट मोड पर है, और लगातार जो डॉक्टरों की व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं और लगातार टेस्टों की व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई भी मरीज जो है वो उनके लिए तत्काल प्रभाव से जो इमरजेंसी सुविधाएं उन्हें भी हमने जुझारू रूप से कर रखा है, और सुबह शाम जो डॉक्टरों की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग एक्यूरेट है, और डॉक्टर भी बढ़ा दिए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से जो सर्दी और प्रदूषण डबल मार को लेकर जो प्रशासन की तैयारियां वो तो लगातार है, मगर कहीं ना कहीं जो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं वो काफी कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से जो लगातार एक्यूआई लेवल है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि लगातार उसके बावजूद भी गाइडलाइंसों के बावजूद भी प्रदूषण लेवल में जो बिल्कुल गाइडलाइंस दी कटौती गई है वो है, लेकिन लगातार उसके दिखाई बाद भी किसी भी तरह से रोकथाम हमें नहीं दिख रही है, और शायद यही वजह है जिसके चलते प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। ऋषभ, वाकई ये बहुत जरूरी बात है कि गाइडलाइंस तो दे दी है सरकार ने, प्रशासन ने, लेकिन उसके बाद भी क्या उन पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी देखना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो गाइडलाइंस के बाद भी चोरी छिपे किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा ये ऐसे में सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, बात करें तो ऐसे मौका पर बराबर कार्रवाई कर रहा है। अभी अगर हम बात करें तुरंत की, तो गिरफ्तों के नियमों का उल्लंघन करने के लिए वादा प्राधिकरण ने अभी करीब 32 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, जो लगभग 68 लाख रुपए का है। साथ ही बताइए ऐसी कंपनी है जो NBC है, RJ ग्रुप है, अरिहंत वन, ला रेजिडेंसी मेजर वैली ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े ग्रुपों पर बराबर कार्रवाई कर रहा है। इसके पहले भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने करीब 56 कंपनियों पर करीब 49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार प्राधिकरण अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह की चूक जरूर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बिल्कुल, और ये सख्ती होनी जरूरी भी है। जब जुर्माना लगेगा तभी शायद लोगों को ये समझ में आएगा कि AQI को कम करने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई उनका पालन करें। कुछ समय के बाद जब मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर से ये सारी गाइडलाइंस जो है वो हटा ली जाएंगी, तो कम से कम सहयोग करना चाहिए प्रशासन का। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। योगी सरकार करीब 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश करेगी और इसके बाद सदन में वंदे मातरम पर चर्चा भी होगी। वहीं सदन में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को लेकर सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 9:30 के आसपास होगी, जिसमें बजट के मसौदे को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सदन में कार्रवाई शुरू होने पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की भी संभावना है। तो वहीं सदन में आज वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। इसके लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा योगी सरकार आज 8 विधेयकों को सदन के पटल पर रखकर उन्हें पारित कराने की दिशा में अहम कदम उठा सकती है। आपको बता दें विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो कि 24 दिसंबर तक चलेगा और आज सत्र में हंगामे के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एजेंसियों को सूचना मिली है कि 26 जनवरी से पहले आतंकवादी किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। इसी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर उधमपुर, सांबा और कठुआ जिलों में सख्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो लंबे वक्त से उधमपुर और किश्तवाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकवादी ठंड बढ़ने की वजह से मैदानों की तरफ बढ़ रहे हैं। उधमपुर के मजालता इलाके में हालिया मुठभेड़ और सांबा के मानसर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद सावधानी और बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में आतंकवादियों के 2 से 3 छोटे ग्रुप एक्टिव हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग कर रही हैं। तो 26 जनवरी से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आतंकवादियों पर सेना की पैनी नजर है।
आपको बता दें कि उधमपुर के मजालता इलाके में हालिया मुठभेड़ और सांबा के मानसर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद सावधानी को और बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में आतंकवादियों के 2 से 3 छोटे ग्रुप एक्टिव बताए जा रहे हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े तोशखाना 2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। फैसले के तुरंत बाद खान ने अपने समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने की अपील की है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। तो इमरान खान के समर्थकों में भारी गुस्सा है इस फैसले के बाद, क्योंकि यहां पर तोशखाना 2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। और अब इमरान खान के समर्थक बहुत ज्यादा उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फैसले के तुरंत बाद खान ने अपने समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने की अपील की, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। तो इससे पहले हमने देखा किस तरह से इमरान खान को जब जेल में मिलने के लिए उनके समर्थक पहुंचे थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। और ऐसे में अब फैसला भी आ चुका है भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला तोशखाना 2, जिसमें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। और ऐसे में इमरान खान के समर्थक इस फैसले के बाद काफी गुस्से में हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर इमरान खान और उनकी पत्नी को फंसाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में सियासी बवाल उठ हो गया है और ऐसे में इमरान खान समर्थक जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि अब एक बड़ा सियासी भूचाल पाकिस्तान में आने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अबरोल से। विकास, देखिए पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है ये तो माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल इमरान खान के समर्थक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में? देखिए प्रदर्शन कल सुबह ही शुरू हो गए थे। डेरा इस्माइल खान का इलाका जो पड़ता है मुनासिब पड़ता है, वहाँ पर काफी ज्यादा प्रदर्शन। उसके अलावा इस समय रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जो है लोगों को एकजुट होने के लिए कहा गया है। रावलपिंडी में 1300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है तैनात किए गए हैं, धारा 144 लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। देखिए क्योंकि अगर देखा जाए तो केस अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तोशखाना जो मामला है उसमें 2 बार सजा दी गई है उनको। एक बार पहले उनको अगस्त 2023 में 3 साल की सजा दी गई थी, क्योंकि बताया गया था कि उनको गिफ्ट मिले थे, उनको उनमें जो बेचे गया आते हैं बहुत ही। उसके बाद जो है जनवरी 2024 में वो सजा बढ़ा के 14 साल की कर दी और अब तोशखाना 2 में 17 साल की सजा दी गई। तो यानी एक ही तरह से देखा जाए तो एक ही केस को वो अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं और उसी में सजा बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उनको 10 साल वो किसी तरह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसा भी जो है कहा गया है उनकी सजा में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाने की कोशिश की है। जो पीटीआई है इनकी, इसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार यही देखा गया है पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो ज्यादा देर चल नहीं पाए जब तक वो सेना के साथ ना चले। ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में अंदर खाने मत भेजा। और अब जो है लोग जो है इस चीज को लेकर सड़क पर उतरे हैं। पीटीआई के लोग कल सुबह से ही प्रदर्शन लगातार जारी है जो देर रात तक जारी रहे और अब लग रहा है कि हालात आज और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ऐसे इलाके हैं जहां पर इसकी अच्छी पैठ और ऐसे में अगर वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे घटनाएं हो सकती हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो लगातार कोशिश तो कर रहा है चीजों को संभालने की, लेकिन आसार अब लग नहीं रहे कि संभले की, क्योंकि लोग जो है वो चीज से दूरदराज हो चुके हैं कि यहाँ पे साफ साफ है कि इमरान खान को फंसाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनका करियर खत्म किया जा सके। बिल्कुल। और ऐसे में विकास, क्या कुछ अब अगला मोमेंट रहने वाला है? किस तरह के प्रदर्शन हम आने वाले समय में देखते रहेंगे पाकिस्तान में? और इसमें अगर हम बात करते हैं सियासत की, कितना बड़ा सियासी भूचाल ये माना जाए और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? देखिए मौजूदा सरकार जो है वो इस समय आप जानते हैं वो आर्मी के हाथ की कठपुतली है और इसके चलते हुए वो फिलहाल वही करेगी जो उनको आर्मी से कहा जाएगा और वही वहां पे साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का करियर जो है वो पाकिस्तान में है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी एक ही चलती है जो आर्मी के साथ चलती है और वही उसी तरह से शहबाज शरीफ पर भी चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी इनके एमएलए हैं, जितने भी इनके नेता हैं पीटीआई के, वो जरूर अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार वहां से जो दृश्य आ रहे हैं, हालांकि जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें साफ साफ देखा जा रहा है कि लोग जो है भारी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं और आज इसी को लेकर प्रदर्शन जरूर जारी रहेंगे। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वहां पर जरूर इस प्रश्न को जरूर उठाएगा, लेकिन जो हालात बने हैं वो ज्यादा इस चीज को
टूल नहीं दे सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो यानी जानते हैं हालात अगर बहुत उन्होंने ज्यादा तनावपूर्ण रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये माना जाए। हालांकि चलेगी आर्मी की, जैसे कि आप बता रहे हैं, और हर कोई जानता भी है। धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए।